नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीट परीक्षा 2015 लेवल 2 सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। साथियों, पुराने प्रश्न पत्र को सॉल्व करने से हमें आगामी परीक्षा के संबंध में बहुत बड़ा आइडिया मिलता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को पूरा देखें साथियों, स्किप नहीं करें, और यदि आवश्यक हो या आप ऐसा महसूस करते हैं तो इन प्रश्नों को नोट भी करें ताकि आपको आगामी परीक्षाओं की तैयारी में काफ़ी मदद मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। रीट परीक्षा 2015 में विषयवार पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण निम्नानुसार है। साथियों, भारतीय इतिहास से इस परीक्षा में कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय संविधान से 10 प्रश्न पूछे गए थे। भूगोल से 15 प्रश्न पूछे गए थे। राजस्थान के सामान्य ज्ञान से कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों, इस प्रकार पूछे गए प्रश्नों का विभाजन आपको बताया गया है। आप अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी में इससे काफी सहयोग ले सकते हैं। तो अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। पहला ऑप्शन 25 साल, दूसरा ऑप्शन 35 साल, तीसरा ऑप्शन 30 साल और चौथा ऑप्शन 21 साल। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 30 साल। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र 30 साल है और 25 साल लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु है। 35 साल राष्ट्रपति निर्वाचन की न्यूनतम आयु है और 21 वर्ष पंचायती राज और नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों की न्यूनतम आयु है। तो साथियों, ये अन्य विकल्प हैं, इनका भी आप ध्यान रखें। आगामी परीक्षाओं में इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया था। पहला ऑप्शन इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन चंद्रशेखर, तीसरा चौधरी चरण सिंह और चौथा मोरारजी देसाई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, बताएं साथियों। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय किया गया था। इसका सही आंसर है मोरारजी। तीसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ हो गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका। के.जी. बालकृष्ण, दूसरा ऑप्शन वी. रामास्वामी, तीसरा ऑप्शन सौमित्र सेन और चौथा ऑप्शन स्वतंत्र कुमार। तो बताएं साथियों इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का वो कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ हो गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका। तो इसका सही आंसर है वी. रामास्वामी। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। पहला ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है नगरपालिका, तीसरा ऑप्शन है केंद्र की भाषाएं और चौथा ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधों से। तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। इसका सही आंसर है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची। पांचवा प्रश्न है, वह कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनका देहांत उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। पहला ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन वी. गिरी, तीसरा ऑप्शन बी.डी. जत्ती, चौथा ऑप्शन कृष्णकांत। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है कृष्णकांत। कृष्णकांत का कार्यकाल 21
अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक था और 27 जुलाई 2002 में इनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। छठा प्रश्न है, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है 32.0%, 30.3%, 29.0% और 28.4%। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 29%। साथियों, पृथ्वी पर स्थलीय क्षेत्र 29% है और पृथ्वी की सतह का 71% पानी से ढका हुआ है। सातवां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पहला ऑप्शन समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन आयन मंडल और चौथा ऑप्शन ओजोन मंडल। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है साथियों क्षोभ मंडल। वायुमंडल की परतों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, तो इसके लिए आप एक ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, उसे ध्यान से समझें। वायुमंडल की परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ताप मंडल के दो विभाजन हैं, आयन मंडल और बाह्य मंडल। सबसे नीचे वाली परत है वो क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और उसके ऊपर बाह्य मंडल। तो इसे क्रम से याद करने के लिए साथियों एक ट्रिक आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आगे कोई परीक्षा में प्रश्न आएगा तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। शोक से मैं आया बाहर, शोक से मैं आया बाहर। क्षो से क्षोभ मंडल, से समताप मंडल, म से मध्य मंडल, आया से आयन मंडल और बाहा से बाह्य मंडल। इस ट्रिक को साथियों अच्छी तरह से आप 2-3 बार पढ़ें, रटें, तो आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएगी और आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। आठवां प्रश्न है, सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है। पहला ऑप्शन पटल विरूपण, दूसरा ऑप्शन अपक्षय, तीसरा ऑप्शन कार्बोनेशन और चौथा ऑप्शन अनाच्छादन। तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर हो सकता है अनाच्छादन। इसका सही आंसर अनाच्छादन है, डिनंडेशन है। नवा प्रश्न है, जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। पहला ऑप्शन गैसीय चक्र, दूसरा ऑप्शन जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा ऑप्शन जल चक्र और चौथा ऑप्शन भू आकारिक चक्र। तो बताएं इसका सही आंसर। जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। इसका सही आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित शेल नहीं है, मेटाफॉर्मिक रॉक नहीं है। पहला चूना पत्थर, दूसरा संगमरमर, क्वार्ट्जाइट और स्लेट। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है चूना पत्थर। साथियों, कायांतरित शेल से संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो आप इसके लिए याद रखें, कायांतरित शेल के प्रकार हैं संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, नीस, शिस्ट और फाइलाइट। तो इसे याद रखें, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। पहला ऑप्शन शिलाओं पर, दूसरा ऑप्शन मोहरों पर, तीसरा ऑप्शन स्तंभों पर और चौथा ऑप्शन ताम्र पत्रों पर। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है
मुहरों पर। ये इस प्रकार की मोहरें होती थी। सिंधु घाटी सभ्यताओं में के विभिन्न स्थलों में काफ़ी मोहरें मिली हैं और मोहरों से ही काफ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। 12वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। पहला ऑप्शन सप्त सैंधव प्रदेश, दूसरा गंगा यमुना दोआब, तीसरा मगध और चौथा दक्कन। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है गंगा यमुना दोआब। 13वां प्रश्न है, भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन राधा कुमुद मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन रोमिला थापर, तीसरा डीडी कौशाम्बी और चौथा राम शरण शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। इसका सही आंसर है राम शरण शर्मा। 14वां प्रश्न है, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ। पहला ऑप्शन 1955, दूसरा ऑप्शन 1956, तीसरा ऑप्शन 1946 और चौथा ऑप्शन 1977। तो बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 1946। साथियों, हिंदू महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार को सांविधिक मान्यता हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक आवास एवं भरण पोषण अधिनियम 1946 में, जो कि 23 अप्रैल 1946 से लागू हुआ था, के द्वारा प्राप्त हुई है। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार में सभी जाति, धर्म, लिंग इत्यादि को शामिल किया गया है। 15वां प्रश्न है, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है क्योंकि पहला ऑप्शन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, दूसरा कन्यावध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, तीसरा सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ और चौथा डाकण प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका साथियों सही आंसर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित हुआ। 16वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास में श्रेणी युग क्लासिक एज किस काल के लिए प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन गुप्त काल, दूसरा कुषाण काल, तीसरा मौर्य काल और चौथा मुगल काल। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल में सभी क्षेत्रों में बहुत अधिक विकास हुआ था, इसीलिए इसे क्लासिक एज कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था। पहला ऑप्शन होयसल, दूसरा गंग, तीसरा राष्ट्रकूट और चौथा चालुक्य। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है गंग। ये बाहुबली की महान प्रतिमा है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। 17वां प्रश्न है, इंडिका का लेखक है। पहला ऑप्शन कौटिल्य, दूसरा मेगस्थनीज, तीसरा प्लिनी और चौथा विष्णुगुप्त। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक साथियों मेगस्थनीज हैं और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। साथियों अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी और कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त भी था।
19वां प्रश्न है, कंबुज स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन सूर्यवर्मा प्रथम, दूसरा ऑप्शन जयवर्मा चतुर्थ, तीसरा ऑप्शन सूर्यवर्मा द्वितीय और चौथा ऑप्शन यशोवर्मा तृतीय। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर है सूर्यवर्मा द्वितीय। ये वो मंदिर है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, ये कंबोडिया में स्थित है। 20वां प्रश्न है, सम्राट अशोक के किस वृहत शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? पहला ऑप्शन प्रथम, दूसरा ऑप्शन पंचम, तीसरा ऑप्शन अष्टम और चौथा ऑप्शन 13वां। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है बृहत शिलालेख 13वां। इसमें पड़ोसी देशों के का वर्णन मिलता है। साथियों, अशोक के शिलालेखों की व्याख्या सबसे पहले ब्रिटिश पुरातत्वविद और इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप द्वारा की गई थी और इस 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय का परिवर्तन की जानकारी भी मिलती है। रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? पहला ऑप्शन शेषेर कविता, दूसरा गोरा, तीसरा योगा योगा और चौथा घर बाइरे। तो इसका साथियों सही आंसर है घर बाइरे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तकें गोरा, बालक, चांडालिका, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, चित्रांगदा, काबुलीवाला, कोर्ट डांसर, गीतांजलि, राजऋषि, विसर्जन। साथियों, इन पुस्तकों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और बार बार दोहराएं। आपको रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित कभी कोई प्रश्न पूछा, उनकी पुस्तकें कौन कौन सी है, इससे संबंधित कोई प्रश्न आया तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। साथियों, ये ट्रिक याद रखें। गोरा बालक चंदा, गार्डन ऑफिस गंदा, कैबरे डांसर गीता, राजू विस्की पीता। गोरा बालक चंदा, गार्डन ऑफिस गंदा, कैबरे डांसर गीता, राजू विस्की पीता। तो आप ऊपर देखें, गोरा से गौरा, बालक से बालक, चंदा से चंडालिका, गार्डन से गार्डनर, ऑफिस से पोस्ट ऑफिस, गंदा से चित्रगंधा चित्रांगदा, कैबरे से काबुलीवाला, डांसर से कोर्ट डांसर, गीता से गीतांजलि, राजू से राजऋषि और विस्की से विसर्जन और पीता का कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, ये आपको निश्चित रूप से काफी फायदेमंद होगी। बाईसवां प्रश्न है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन 1916, दूसरा ऑप्शन 1925, तीसरा ऑप्शन 1913 और चौथा ऑप्शन 1922। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1913। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के उद्देश्य से बनाई गई थी और ये एक प्रमुख दल था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 25 जून 1913 में बनाया गया था और इसे प्रशांत तट के हिंद संघ यानी हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट भी कहा जाता था। यह पार्टी गदर नामक पत्र भी निकालती थी जो उर्दू और पंजाबी में छपता था। गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भकना थे। तेईसवां प्रश्न है, दिरहम है। पहला ऑप्शन था सोने का सिक्का, दूसरा तांबे का सिक्का, तीसरा चांदी का सिक्का और मिश्रित धातु का सिक्का। साथियों, ये प्रश्न बोनस में गया था और इस प्रश्न का कोई भी आंसर सही नहीं है। चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का भी दिरहम के रूप में मिलता है, परंतु ये दिरहम वर्तमान में यूएई की मुद्रा है, संयुक्त अरब अमीरात की। 24वां प्रश्न है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था?
पहला ऑप्शन कालिंजर, दूसरा मारवाड़, तीसरा रणथंबोर और चौथा मालवा। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर शेरशाह सूरी सूरवंश का प्रमुख बादशाह था। और इसका अंतिम अभियान कौन सा था बताएं? इसका सही आंसर है कालिंजर। कालिंजर का अभियान इनका अंतिम अभियान था। 22 मई 1545 में चंदेल राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए शेरशाह सूरी की कालिंजर किले की घेराबंदी की और वहां उक्का नामक आग्नेयास्त्र से निकले गोले के फटने से उनकी मौत हो गई। 25वां प्रश्न है, राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? पहला ऑप्शन नियमन 17 एडी 1829, नियमन 20 एडी 1831, नियमन 18 एडी 1856 और नियमन 19 एडी 1829। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर बंगाल में सती प्रथा का अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय पारित हुआ था और इसे पारित करने में राजा राममोहन राय के बहुत बड़े प्रयास रहे थे। इसका साथियों सही आंसर है नियमन 17 एडी 1829। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ? पहला ऑप्शन 1975, दूसरा ऑप्शन 1976, तीसरा ऑप्शन 1978 और चौथा ऑप्शन 1992। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1976। साथियों, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। ये संविधान की कुंजी है। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। 27वां प्रश्न है, यह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। पहला ऑप्शन 42वां संशोधन, दूसरा 52वां संशोधन, तीसरा 61वां संशोधन और चौथा 86वां संशोधन। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित है। भारत का संविधान अधिनियम 2002 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसके तहत एक नया अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। इसमें शिक्षा के अधिकार से संबंधित बात कही गई थी। राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। संविधान के अनुच्छेद 45 में निम्न अनुच्छेद को जोड़ा गया, जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उसकी शिक्षा की व्यवस्था की गई। और अनुच्छेद 45 में यह कहा गया, राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के प्रयास करना होगा जब तक कि वह 6 साल की आयु का नहीं हो जाता। यह नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। और मूल कर्तव्य में एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें 6 साल के 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार अभी वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अट्ठाईसवां प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? पहला ऑप्शन सरदार स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा ऑप्शन अशोक मेहता समिति, तीसरा ऑप्शन सादिक अली समिति और चौथा ऑप्शन हेगड़े समिति। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए? इसका सही आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में
मूल कर्तव्य जोड़े गए। साथियों, मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं थे, इन्हें संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। श्री स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आंतरिक आपातकाल की जरूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हें लाया गया था। इनके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह कुल 11 मूल कर्तव्यों की पालना करे। 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है और ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। 29वां प्रश्न है, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति वर्ष था। पहला ऑप्शन 1951, दूसरा ऑप्शन 1953, तीसरा ऑप्शन 1955 और चौथा ऑप्शन 1957। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1953। 30वां प्रश्न है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। पहला ऑप्शन राज्य का अपना धर्म है, दूसरा ऑप्शन राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, तीसरा ऑप्शन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और चौथा ऑप्शन राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। 31वां प्रश्न है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? पहला ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार, दूसरा ऑप्शन चौहान, तीसरा ऑप्शन गुहिल सिसोदिया और चौथा ऑप्शन राठौड़। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है गुर्जर प्रतिहार। आभानेरी तथा राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। 32वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन करता है। पहला ऑप्शन व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, दूसरा ऑप्शन व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, तीसरा ऑप्शन व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का और चौथा ऑप्शन व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का। तो साथियों, इस प्रश्न में इसका कोई भी आंसर सही नहीं बताया गया था और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस प्रश्न का बोनस दिया था। 33वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के समप्रत्यय को, सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताया गया है? वेस्ले, दूसरा ऑप्शन जॉन माइकेलिस, तीसरा ऑप्शन MP मुफात और चौथा ऑप्शन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। यह परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च में बताई गई है। 34वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन समाज संबंधी अध्ययन, दूसरा ऑप्शन मानवीय संबंधों का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन नागरिकता की शिक्षा और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। 35वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? पहला ऑप्शन विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, दूसरा ऑप्शन सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा,
तीसरा ऑप्शन तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्रविधि की स्थापना, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। 36वां प्रश्न, कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगना चाहिए? इसके 4 ऑप्शन ये थे साथियों, परंतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस प्रश्न का बोनस दिया गया था। 37वां प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, दूसरा ऑप्शन परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, तीसरा ऑप्शन अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। 38वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। पहला ऑप्शन पाठ को लंबा करता है, दूसरा ऑप्शन छात्र उबने लगते हैं, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त दोनों कथन ए और बी सत्य हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं। 39वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? पहला ऑप्शन ड्यूवी, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर WH किलपैट्रिक, तीसरा ऑप्शन स्टीवेंसन, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका साथियों सही आंसर है WH किलपैट्रिक। 40वां प्रश्न है, निम्न का सही मिलान कीजिए। ये 1, 2, 3, 4 ऑप्शन हैं साथियों, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर सही था सी। पहले का ए सही है, BS ब्लूम मूल्यांकन आयाम, दूसरे का हर्बर्ट का स्मृति स्तर, मॉरिसन का बौद्ध स्तर, और हंट का चिंतन स्तर। 41वां प्रश्न है, मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। पहला शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, दूसरा अधिगम के अनुभव प्रदान करना, तीसरा व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए? पहला ऑप्शन BS ब्लूम, दूसरा ऑप्शन हर्बर्ट, तीसरा ऑप्शन स्किनर, और चौथा ऑप्शन थार्नडाइक। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है BS ब्लूम। 42वां प्रश्न है, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? पहला ऑप्शन मृदा, दूसरा ऑप्शन चट्टान, तीसरा ऑप्शन पौधे, और चौथा ऑप्शन खनिज। तो बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है साथियों पौधे। पौधे अजैव संसाधन नहीं है। 43वां प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनकशैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। दूसरा, ह्यूमरस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। तीसरा, उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। और लास्ट चौथा, खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो बताएं साथियों, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बी कथन सही नहीं है, ह्यूमरस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? पहला ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन चिली, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, और चौथा ऑप्शन घाना। तो बताएं साथियों, इसका कौन सा आंसर सही होगा? विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है?
इसका सही आंसर है चिली। साथियों, चिली दक्षिणी अमेरिका का एक प्रमुख देश है, अर्जेंटीना का पड़ोसी है। यहां पर सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन किया जाता है। 45वां प्रश्न है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पहला ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा जल विद्युत और चौथा प्राकृतिक गैस। तो बताएं साथियों, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर है भूतापीय ऊर्जा। यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। 46वां प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि, देश या क्षेत्र? पहला ऑप्शन मिल्पा मैक्सिको, दूसरा ऑप्शन जुमिंग उत्तर पूर्वी भारत, तीसरा ऑप्शन रोका ब्राजील और चौथा ऑप्शन लदांग श्रीलंका। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है लदांग। लदांग स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में नहीं होती है। यह कृषि इंडोनेशिया के द्वीपों में जावा वगैरह में की जाती है। 47वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पहला ऑप्शन डोडाबेटा, दूसरा ऑप्शन अनाईमुड़ी, तीसरा ऑप्शन महेंद्रगिरी और चौथा ऑप्शन कोडाईकनाल। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर है अनाईमुड़ी। साथियों, यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही अनाईमलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी शिखर केरल के प्रसिद्ध इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। 48वां प्रश्न है, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? केरल, दूसरा ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन तमिलनाडु। तो बताएं साथियों, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित है और हिंद महासागर से आने वाला जो मानसून है वो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर जाता है। और चूंकि सामान्यतः अखबारों में 1 जून को यह मानसून केरल में प्रवेश करता है, इसीलिए अधिकांश विद्यार्थियों को केरल ध्यान रहता है। परंतु स्थलीय भाग में, भारत के स्थलीय भाग में सबसे पहले ये केरल राज्य में आता है। परंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो समुद्र के अंदर हमारे द्वीप समूह है, यहां ये सबसे पहले प्रवेश करता है। 49वां प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? पहला ऑप्शन मालवा का पठार, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन पूर्वी घाट और चौथा ऑप्शन उत्तर पूर्वी भारत। तो बताएं साथियों, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी भारत में। 50वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? पहला ऑप्शन बेंगलोर, दूसरा ऑप्शन सेलम, तीसरा ऑप्शन डोलवी और चौथा ऑप्शन दुर्गापुर। तो बताएं इसका क्या आंसर सही हो सकता है? इसका सही आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है, यह आईटी का बहुत बड़ा केंद्र है। - 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं। पहला ऑप्शन बिहार और त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, तीसरा केरल और सिक्किम और चौथा उत्तर प्रदेश और मिजोरम। इस प्रश्न का बोनस दिया गया था। साथियों, अधिकतम जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार बिहार में था और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में था। 52वां प्रश्न है, बोराट का पठार स्थित है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, दूसरा ऑप्शन अचलगढ़ और दिलवाड़ा के मध्य,
तीसरा ऑप्शन कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, और चौथा ऑप्शन जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। तो बताएं साथियों, बोराट का पठार कहां स्थित है? बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? पहला ऑप्शन खड़ीन, दूसरा ऑप्शन टांका, तीसरा ऑप्शन टोबा और चौथा ऑप्शन नाली। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है नाली। 46वां प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज और खनन क्षेत्र। पहला ऑप्शन है टंगस्टन, डेगाना, दूसरा ऑप्शन है सीसा व जस्ता, राजपुरा दरिबा, तीसरा ऑप्शन है तांबा, सिंघाना और चौथा ऑप्शन है अभ्रक जामसर। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अभ्रक। जामसर में अभ्रक नहीं मिलती है, जामसर में जिप्सम मिलती है। साथियों, डेगाना नागौर में स्थित है, राजपुरा दरिबा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और सिंघाना झुंझुनू जिले में स्थित है। पचपनवां प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? पहला डिडवाना, दूसरा सवाई माधोपुर, तीसरा कोटा और चौथा अलवर। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सवाई माधोपुर। 56वां प्रश्न है, 2011 में राजस्थान के कौन से जिले में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? पहला ऑप्शन जयपुर अलवर, दूसरा ऑप्शन भरतपुर दौसा, तीसरा ऑप्शन भरतपुर जयपुर और चौथा ऑप्शन जयपुर दौसा। तो बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है जयपुर भरतपुर। 57वां प्रश्न है, किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? पहला ऑप्शन उदयपुर, दूसरा ऑप्शन कोटा, तीसरा ऑप्शन करौली और चौथा ऑप्शन जोधपुर। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जोधपुर। कृष्णा दिवस जोधपुर प्रजामंडल द्वारा बनाया गया था। कृष्णा दिवस मारवाड़ की कृष्णा कुमारी को न्याय दिलवाने के लिए 1935 में बंबई में मनाया गया था। 58वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? पहला ऑप्शन सीकर, दूसरा ऑप्शन जैसलमेर, तीसरा जोधपुर और चौथा बाड़मेर। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है जैसलमेर। 59वां प्रश्न है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? पहला ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तीसरा ऑप्शन अर्णोराज और चौथा ऑप्शन अजयराज। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी। 60वां प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मिंटो, विलियम हंटर ब्लोयर और यति ज्ञानचंद्र। इसको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की द्वारा जारी आंसर की में बोनस दिया गया है। साथियों, कर्नल जेम्स टॉड ने ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक लिखी है और कर्नल टेड टॉड की जो प्रमुख पुस्तक है जिसमें सभी समाहित हैं, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है और ये 1829 में प्रकाशित हुई थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के इतिहास की सारी जानकारी, अधिकतम जानकारी कर्नल टॉड की पुस्तक में मिलती है।
वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। साथ में यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि इस वीडियो का लाभ आपके साथियों को भी मिलना चाहिए तो शेयर जरूर करें। और यदि आपने अभी तक एजुफैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देवें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा देवें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सकें। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां दिए गए एक लिंक पर क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।